अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद। एपिसोड नंबर 9। टर्मिनल 1 से जो परवाज़ इनको मिली, इसमें भी उस्मान शब्बीर साथ ही थे। अपनी दास्तान हयात फरामोश करके वो इनकी तरफ मतवज्जा हुए और इनका इंटरव्यू करने लगे। कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, तुर्की में कहाँ जाना है, क्यों जाना है? सबांजी यूनिवर्सिटी। इन्होंने इतनी बुलंद आवाज़ में दोहराया कि अगली निश्त पर बैठी तुर्क खातून ने गर्दन मोड़कर कदरे ऊंचा होकर इनको देखा। सबांजी इससे आगे खातून ने कदरे 27 से चंद अल्फाज तक में कहे जो हया को समझ न आए। उस्मान शब्बीर ने अपनी भारी भर कम आवाज़ में कुछ कहा तो वो खातून कदरे गड़बड़ा कर वापस रुख फेर ली। आपने इनको क्या कहा? हया ने कड़ी निगाहों से इन्हें घूरा। कुछ नहीं, तुम बताओ, ये पाकिस्तान में वालिदैन इतने आज़ाद ख्याल कब से हो गए हैं कि जो बच्चियों को अकेले तुर्की भेज दिया? अकेले नहीं हैं हम, हमारा पूरा ग्रुप है। हम 2 स्टूडेंट्स हैं और बाकी मेंबर्स बाद में आएंगे जो दूर दराज कबल रवाना हो चुके हैं। उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। खैर, अब अकेली जा रही हो तो अपना ख्याल रखना। और फिर इनका बहस शुरू हो गया। नमाज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, सच बोला करो, अल्लाह से डरो। गर्ज हर वो बात जो अपने बेटे की तरबियत के वक्त इन्हें भूल गई थी, अब अचानक याद आ गई। हया ने कदरे झुंझलाकर रुख फेर लिया। दोपहर 2 बजे खिड़की के इस बार नीचे, बहुत नीचे, वो पुरसकून मंजर फैलने लगा। मरमरा का समंदर, ऊपर बादल और बर्फ, यूं जैसे नीली चादर पे सफ़ेद रुई के गाले तैर रहे हो। वो इस मंजर के शहर में खोती चली गई जहाँ सिकंदर का तुर्की इसके कदमों तले था। ये रख लो। परवाज़ उतरने का ऐलान होने लगा तो उन्होंने ज़बरदस्ती उस्मान शब्बीर ने अपना विजिटिंग कार्ड्स इसे थमाया। इस पर मेरे घर, सेल और ऑफिस के नंबर्स है। कभी कभार मैं घर पर नहीं होता और कभी कभार मेरा सेल भी ऑफ होता है, लेकिन ऑफिस के नंबर पर मैं हमेशा मिलता हूँ। मेरी सेक्रेटरी की फजूलियात से बचने के लिए डायरेक्टर मेरी प्राइवेट नंबर पर डायल करना, वो है 14 यानी 14, क्योंकि मेरी और पाकिस्तान की तारीख पैदाइश 14 अगस्त है। रख लो, पड़ सकती है। उस्मान शब्बीर से बामुश्किल जान छूट रही थी। इनको कभी कॉल करना या दोबारा मुलाकात का तस्वुर ही हया के लिए सुहान रू था। फिर भी इनके इसरार पर इसने अपने सुनहरी पाउच में वो कार्ड देखे बगैर रख लिया। अतातुर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तांबुल की यूरोपी तरफ वाक़या था। ये इसे बाद में इल्म हुआ था। अलबत्ता जो बात इसे हमेशा से मालूम थी वो ये थी कि इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर था जो 2 खितों को बाहम मिलाता है, यूरोप और एशिया। इस्तांबुल के 2 हिस्से थे, एक यूरोपी तरफ कहलाता था और दूसरा एशियाई तरफ या अनातोलियन तरफ। अनातोलियन तरफ को उर्फ आम में पुराना शहर भी कहा जाता है। वो दोनों जब अपने सामान की ट्रॉलियाँ धकेलते आगे आई तो रोमी फॉर्म के 2 अरकान इनको मिल गए जो इन्हें लेने आए थे। रोमी फॉर्म एक तुर्क एनजीओ थी जो बिलखुसूस एक्सचेंज स्टूडेंट का बहुत ख्याल रखती थी। वो 2 लड़के थे, अहमद और चगताई। चगताई नाम तो हमारे यहाँ भी होता है, जैसे मुसव्वर अब्दुल रहमान चगताई है ना। हया डीजे ने सरगोशी की थी। अस्सलाम वालेकुम। वो बहुत गर्म जोशी और एहतराम से मिली। चगताई ने इनके बैग्स ले लिए। आइए बाहर, गाड़ी इंतज़ार कर रही है। चगताई ब्रदर्स प्लीज़ पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। हया की तरह डीजे भी प्यास से बेहाल थी। चगताई ने सर इस बात में हिलाया और अहमद के साथ सामान उठाने लगा। फिर वो दोनों इनसे आगे चलते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए। बेहद मेहमान नवाज कौम के
सपूत ने इनको पानी क्यों नहीं पिलाया, ये वो सारी जिंदगी नहीं हल कर सकी। कोई अमकान ये था कि चगताई की अंग्रेजी कमज़ोर थी, जिसके बायस वो इनका मधु समझ नहीं पाया था। बाहर निकलने से कबल इन्होंने अपनी रकम तुर्क लीरा और यूरोज़ में तब्दील कराई थी। 1 लीरा पाकिस्तानी 25 रुपये का था और 1 यूरो 125 रुपये का था। 55, 125, 55, 125 डीजे ज़ेर लब करेंसी की मालिक का हिसाब लगाती और इनकी कीमत याद करती बाहर आ रही थी। एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुलते ही यक बस्ता हड्डियों में घुसती खून मंजमन करती लहर ने इनका इस्तकबाल किया। चंद लम्हों में हया के होंठ नीले पड़ने लगे थे। यहाँ मरी और अयूबिया की सर्द तरीन हवा इससे भी कई गुना सर्द हवा चल रही थी। हया ने बेख्तियार बाजू सीने पर लपेट लिए, वो थरथरने लगी थी। इनका सामान खासा वजनी और बेतहाशा था। दोनों लड़के सुरमई रंग की हाई एस में बैग्स रखते रखते हाँप गए थे। आप वाकई सिर्फ 5 माह के लिए आए हैं? चगताई ने सादगी से पूछा तो अहमद ने मौजू बदल दिया। हमारी रवायत है कि जो भी अतातुर्क एयरपोर्ट से इस्तांबुल आता है, हम इसे सबसे पहले सुल्तान अबू अयूब अंसारी रज़ी तआला अन्हु के मज़ार पर लेकर जाते हैं। इससे इसका तुर्की में क़याम अच्छा गुजरता है। अहमद कहकर बैग गाड़ी में रखने लगा तो डीजे ने सरगोशी की, मगर हया, ये तो हम परस्ती और शिर्क। इसने ज़ोर से कहनी मारकर डीजे को खामोश कराया। फिर अंदर बैठते हुए दबी आवाज़ में घर का मेज़बानों से इस सर्दी में बहस की तो वो तुम्हें यहीं छोड़कर चले जाएंगे पागल। सुबह तक मंजमन होकर पड़ी रहोगी और आइंदा तुर्की आने वाले सबसे पहले तुम्हारे मंजमन मुजस्मे की ज़ियारत करेंगे। अहमद को टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती थी, सो वो सारा रास्ता गर्दो पेश के मुतालिक बताता रहा। हया को इस सफ़रनामे से दिलचस्पी ना थी, सो रुख फेरे खिड़की के बाहर देखने लगी। वो जो अमरीकी फ़िल्मों वाली बुलंद बालातर इमारतों की आस लगाए बैठी थी, कदरे मायूस हुई, क्योंकि इस्तांबुल शुरू में तो यूँ लगा जैसे इस्लामाबाद हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता गौर करने पर मालूम हुआ कि नहीं, वो वाकई यूरोप था। दुकानों के चमकते शीशे, सड़कें मगरबी लिबास में फिरते लोग, दुकानों की छतों और दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ़ और सड़क किनारे बिछी बर्फ़ की तह गोया सफ़ेद घास हो। अजीब बात ये थी कि इस कहर और सर्दी में भी तुर्क लड़कियां बड़ी मज़े से मिनी स्कर्ट में मबरूक इधर उधर घूम रही थी। खुदा करे आज रात बर्फ़ ना पड़े। चगताई ने मोड़ काटते हुए एक पुरतशवीश निगाह बाहर फैले बर्फ़ दराज पे डाली। हाँ, खुदा करे रात वाकई बर्फ़ ना पड़े, अहमद ने तायद की। हया और डीजे ने एक दूसरे को देखा और फिर डीजे आहिस्ता से उर्दू में बड़बड़ाई, ऐवी ना करे, खुद तो बर्फबारी देख देख के उकता चुके, हमें तो देखने दे, अल्लाह करे रात बर्फ ज़रूर पड़े, आमीन सुम्मा आमीन। और हया दिल में इसकी ताकीद की। वंड स्क्रीन के इस पार यूरोपियन शहर का इख्तिताम दिखाई दे रहा था। आगे नीला समंदर बह रहा था और इसके दूसरी तरफ इस्तांबुल का एशियाई हिस्सा आबाद था। दोनों हिस्सों को एक अजीमुल शान पुल ने जोड़ा हुआ था। 2 खितों का मिलाप, 2 तहजीबियों का संगम। मरमरा के समंदर का जो हिस्सा इस्तांबुल के दरमियान से गुजरता है, इसे बोसफोरस का समंदर कहा जाता है। इस पुल का नाम भी बोसफोरस बुर्ज है, अहमद बताने लगा। मगर हम तो मज़ार पर जा रहे थे ना, जो कि यूरोपियन हिस्से में भी है। फिर पुल अबूर करने का मकसद? करीब आते पुल को देखकर हया ने हैरत से पूछा, क्योंकि पुल के इस तरह तौलीन शहर था, हमने पुल अबूर नहीं किया। इसके करीब से किसी को उठाना है। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे, आगे मज़ार तक आपको इसी ने लेकर जाना है। चगताई ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। अहमद लॉक खोलकर बाहर निकल रहा था।
हया ने इस खूबसूरत ऊंचे पुल को देखा और सोचा कि कितने बरस वो इसी पुल पर से गुजरा होगा। कितनी ही दफ़ा इसने बूसफोरस के नीले पानी पे चांद की परियों का रुख देखा होगा। जब वो इससे मिलेगी तो क्या इसकी आंखों में इस्तांबुल की सफ़ेद घास से बर्फ़ जमी होगी या मरमरा के पानियों का जोश होगा, और क्या वो कभी इससे मिल पाएगी। इस ख्याल पे इसका दिल जैसे मरमरा के समंदर में डूब कर किसी लटी पटी कश्ती की तरह होले से भरा था। खिड़की के इस पार से एक दराज कद लड़की कार की तरफ चली आ रही थी। चेहरे के गिर्द स्कार्फ लपेटे, ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता सफ़ेद कोट पहने, वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए चलती आ रही थी। इसकी रंगत इस्तांबुल की सूरज की सुनहरी और आंखें नौजल बादलों की तरह सुरमई थी। वो लड़की इन दोनों तुर्क लड़कों के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए चगताई के हाथ से चाबी ली। अहमद पीछे खड़ी हुई IS की तरफ इशारा करके कुछ कहने लगा। वो लड़की अपनी नर्म मुस्कुराहट के साथ सर हिलाती सुनती गई। फिर वो दोनों लड़के चले गए और वो लड़की कार की तरफ आई, दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पे बैठकर गर्दन पीछे घुमाई। अस्सलाम वालेकुम और तुर्की में खुश आमदीद। इसकी अंग्रेज़ी शाइस्ता और अंदाज बेहद नरम था। हया ने महसूस किया कि तुर्क अस्सलाम वालेकुम के बजाय सलाम वालेकुम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। हया ने इसका बड़ा हुआ हाथ थामा तो इसे लगा इसने इतना नर्म हाथ कभी नहीं छुआ। वो हाथ नहीं, गोया मक्खन का टुकड़ा था। मेरा नाम आले नूर है, मेरा ताल्लुक रूमी फॉर्म से है। मैं सबांजी से साइंस और इंजीनियरिंग में MS कर रही हूँ। एयरपोर्ट पर आपको लेने के लिए भी मुझे ही आना था, मगर मैं कहीं फंस गई थी इसलिए नहीं आ सकी। बहुत माजरत। इसने कार वापस मोड़ दी थी। हया सुलेमान खतीजा राना। इसके तारुफ को हाले नूर ने अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ सुना और इस बात में हिलाया। वो वाकई नूर का हिला थी, ढली हुई चांदनी। अब हम अंसारी मोहल्ला जा रहे हैं। वो स्टेयरिंग घुमाते हुए बोली। मोहल्ला उर्दू वाला मोहल्ला? हया डीजे ने धीरे से सरगोशी की। शायद तभी तो कहते हैं कि उर्दू तुर्क से निकली है। तुमने मैट्रिक में उर्दू ज़बान के मजमून में इस फिक्रे का रट्टा नहीं लगाया था क्या? लफ्ज़ उर्दू तुर्क ज़बान से निकला है जिसके मायने लश्कर है। डीजे ने चहक कर फिक्रा मुकम्मल किया। अयूब सुल्तान जामा के बैरूने बाज़ार का नाम है अंसारी मोहल्ला। ये हजरत बहुत से लोग और हर सवारते चुगते कबूतर वो तीनों लोगों के दरमियान बामुश्किल रास्ता बताते मस्जिद के अहाते तक पहुंची थी। नमाज से फारिग होकर हया ने देखा वहाँ जामा मस्जिद का नाम अयूब सुल्तान कमी लिखा था। इसने सोचा था कि जामा में जे की जगह सी लिखा है, जो कि गलत लग रहा था। हमारी ज़बान में सी को अरबी के जीम की आवाज़ से पढ़ा जाता है। अंसारी मोहल्ला के रश से गुजरते हुए इसकी हैरत पर अरहाली ने बताया। वो मुस्कुराई हुई बड़े एतमाद से अपने सफ़ेद कोट की जेबों में हाथ डाले चल रही थी। इसकी बात पे हया बेख्तियार चौंकी। हैरान क्यों वो? हाले ने रुक कर शापर से अपने जूते निकालते हुए इसे देखा। वहाँ मस्जिद में दाखिले के वक्त जूते बाहर रखने के बजाय शापर में रखने और शापर हमा वक्त उठाए रखने का रवाज था। यानी अगर किसी का नाम जहान हो तो वो तुर्क हिज्जों में इसे कैसे लिखेगा? बिला इरादा इसके लबों से निकला। फिर फौरन गड़बड़ा कर डीजे को देखा। वो ज़रा फासले पर कबूतरों की तस्वीर खींच रही थी। इसने नहीं सुना था। हाले डस्टबिन में शॉपर फेंक कर सीधी हुई और मुस्कुराकर हिज्जे करके बताया। हान CIHAN। ओ, इसने खफीस सा सर झुकाया। तब भी वो इसे फेसबुक पर नहीं मिला था और इसको जिहान लिखकर ढूंढती रही थी, मगर वो तो अपने नाम को सिहान लिखता होगा। गली साफ सुथरी और कुशादा थी। दोनों इतराफ में दुकानों के दरवाजे खुले थे। आगे कुर्सियां मेज पर बिछी थी।
इर्द गिर्द बहुत से स्टॉल लगे हुए थे। सड़क के किनारों पे खुले आम कुत्ते टहल रहे थे, मगर वो भौंकते नहीं थे। हया को भूख लग रही थी और वो अब इस सफ़रनामे से बोर होने लगी थी। बामुश्किल वो तीनों इस रश भरे मोहल्ले से निकले। एक्सचेंज स्टूडेंट को इनका पहला खाना एक तुर्क मेज़बान ख़ानदान दिया करता है और अभी हम इस मेज़बान ख़ानदान के घर जा रहे हैं। जब वो कार में बोसफोरस पुल पर से गुजर रही थी तो हाले ने बताया, खान का सुनकर इस पर छाई बेजारियत ज़रा कम हुई। मेज़बान ख़ानदान का घर इस्तांबुल के एक पोश इलाके में वाक़या है। एक अशादा सड़क, खूबसूरत बंगलों की कतार और बंगलों के सामने सब्ज़े पे जमी बर्फ। इनकी स्कॉलरशिप को आर्टिस्टर के चंद बातें इन्हें ज़हननशीन करा दी गई थी कि तुर्की में जूते घर से बाहर उतारते हैं, घास पे नहीं चलना और मुलाकात के वक्त तुर्क ख़ानदान के बड़े का हाथ चूमना है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, इस तकल्लुफ़ को रहने दो। इन दोनों ने घर के दाखिली दरवाजे के बाहर बिछे हुए मैट पर जूते उतारे तो अंदर से आती वो मुशफ़क़ और महमर खातून प्यार भरी नज़र से बोली थी, पहले दिन कोई असूल नहीं होते, अस्सलाम वालेकुम और तुर्की में खुशामदीद। आपके असूलों की पासदारी में हमारे लिए फ़ख्र है। हया ने मुस्कुराते हुए इनका हाथ थामा और सर झुकाकर इनके हाथ की पुष्ट को लबों से लगाया। महमर खातून मिसेस अब्दुल्ला का चेहरा खुशी से धमक उठा, अंदर आ जाओ। वो रास्ता देने के लिए एक तरफ हटी। इनके सुर्ख बालों वाली बेटी आगे बढ़ी और कारपेट शोज हया और डीजे के कदमों में रखे वो रेशमी कपड़े से बने कोट शूज़ की शक्ल के जूते थे। दोनों ने झुककर वो जूते पहने और अंदर दाखिल हुए। इस तुर्क घर का फर्श लकड़ी का बना हुआ था। लॉन्ग रूम के फर्श पे बहुत खूबसूरत कालीन बिछे हुए थे। वो बाथरूम हाथ धोने आई तो देखा वहाँ अलग तक टूटनी वगैरह नहीं थी, बल्कि एक तरफ कतार में नल लगे हुए थे। अलबत्ता बाथरूम के फर्श पर भी रक्स और काउच बिछे थे। हैरत अंगेज़ वो वापस आई तो ड्राइंग हॉल में खाना लगाया जा रहा था। डीजे झुककर प्यार से मिसेस अब्दुल्ला की नवासी अरवा से कुछ कह रही थी। वो 3 ख़वातीन मुश्तमिल छोटा सा कुंबा था और चूंकि वो दोनों लड़कियां थी सो हाले ने इसे तुर्क ख़ानदान का चुनाव किया था जिसमें कोई मर्द ना हो। इसी पल मिसेस अब्दुल्ला सूप का बड़ा सा प्याला उठाए आई। हाले इनकी हेल्प करा रही थी। तुम क्या कह रही थी? तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी है इधर? इन्होंने सूप का प्याला मेज़ पर रखा। हया ने एक नज़र देखा। जी, मेरी फुप्पो है इधर। वो सूप कर्ज़िदा निगाहों से देखते हुए बोली, किधर रहती है? इधर। इसने पर्स से कागज़ निकालकर हाले को थमाया। हाले ने एक नज़र इस कागज़ को देखा और फिर इस्बात में सर हिलाया। कल मैं मिलवा दूँगी तुम्हें इनसे। खाना शुरू करो। इसने कागज़ वापस हया की तरफ बढ़ा दिया। डीजे, हम वाकई तुर्की में के मरेंगे। इस मलगूबी की शक्ल देखो, मुझे तो फिर से मतली हो रही है। हया मुस्कुराते हुए होले से उर्दू में बोली। मिसेस अब्दुल्ला ने नासमझी से इसे देखा। ये कह रही है कि इन ख़वातीन का खलूस इसे शर्मिंदा कर रहा है। डीजे ने जल्दी से तर्जुमानी करते हुए मेज़ के नीचे से इसका पैर ज़ोर से खींचा। और शुक्रिया। मिसेस अब्दुल्ला मुस्कुराकर खाना पेश करने लगी। सूप दरअसल मसूर की दाल का शोरबा था और उर्दू जैसी तुर्क में इसे चोरबा कहते हैं। वो जायके में शक्ल से बढ़कर बदमज़ा था। चंद लम्हों बाद ही दोनों पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स की बर्दाश्त जवाब देने लगी। हया, मुझे उल्टी आने वाली है और मैं मरने के करीब हूँ। वो बदवक्त चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए चमचा भर रही थी। तुर्क ख़वातीन बहुत मरगूबियत से सूप पी रही थी। चोरबा ख़त्म हुआ तो खाना आ गया। वो इससे भी बढ़कर बदमज़ा था। एक चावलों का पुलाव था। पुलाव शक्ल में उबले चावलों से मुख्तलिफ ना था।
साथ चने का सालन और मुर्गी की ग्रेवी थी जो कि मंचूरियन की तरह दिखती थी। वो 1.5 दिन की भूखी थी और ऊपर से ये बदमज़ा खाने मज़ीद हालत ख़राब कर रहे थे। वही तुर्क ख़वातीन ही खा रही थी। पुलाव का प्याला भी ख़त्म हो गया था और हम पाकिस्तानी मेज़बानों के बरअक्स वो इससे दोबारा बढ़ने के लिए दौड़ी नहीं थी। वजह इनके खलूस की कमी ना थी, बल्कि शायद यही इनका तरीका था कि प्याला एक ही दफ़ा भरकर रखा जाता था। खतीजा, तुम्हारी दोस्त मुझे कुछ परेशान सी लग रही है, खैरियत? मिसेस अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। डीजे ने गड़बड़ा कर इसे देखा। सब खाने से हाथ रोककर इसे देखने लगे थे। लगता है आप लोग पढ़कर ही थक जाते हो, कमेंट करने की हिम्मत ही नहीं होती। ठीक कह रही हूँ ना गर्ल्स। हया ने मेज़ तले आहिस्ता से अपना पाँव डीजे के पाँव पे रखा। फैमिली फ्रेंड की हमा कोई माकूल वजह बताओ इनको। नहीं, वो दरअसल हया बहुत डरपोक है। इससे स्ट्रेट क्राइम से बहुत डर लगता है और ये पहली दफ़ा के लिए यूरोप आई है, तो ये पूछ रही है कि कहीं इस्तांबुल में कोई ऑर्गेनाइज से तो वास्ता नहीं पड़ेगा। हया खौफ से सर झुकाए लब काटती रही। वो खाली हाथ इनके घर आई थी और इन्होंने मेज़ भर दी थी, फिर भी इनके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे। इसे बेहद पछतावा हुआ। वो बात संभालने पर डीजे की बेहद नून थी, कतन नहीं। इस्तांबुल बहुत महफूज शहर है, सुर्ख बालों वाली लड़की रसान से बोली। यहाँ पुलिस ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं फिरने देती। बिल्कुल इस्तांबुल में कानून की बहुत पासदारी की जाती है, हाले ने तायद की। मिसेस अब्दुल्ला खामोशी से सुनती रही। इनके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि हया इन्हें देखी गई। जब हाले नूर इस्तांबुल की शान में एक लंबा सा कसीदा पढ़कर फारिग हुई तो मिसेस अब्दुल्ला ने गहरी सांस ली। खुदा करे तुम्हारा वास्ता कभी अब्दुल रहमान पाशा से ना पड़े। हया ने धीरे से कांटा वापस प्लेट में रखा। एकदम पूरे हाल में इतना सन्नाटा छा गया था कि कांटे की कांच से टकराने की आवाज़ सब ने सुनी। कौन पाशा? डीजे ने उलझकर मिसेस अब्दुल्ला को देखा। वो मुंबई का एक स्मगलर है, यूरोप से एशिया असला स्मगलिंग करता है। इस्तांबुल में अगर चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो इसमें पाशा का हाथ होता है। बोसफोरस के समंदर में एक जजीरा है, बब्बुक अड्डा। इस जजीरे पे इस माफिया का राज है और मेरी माम को ख्वाब बहुत पसंद आते हैं। इनकी बेटी ने खौफगी से इनको देखा। ये लड़कियां समझती है मेरी अकल मेरा साथ छोड़ने लगी है। बिल्कुल ठीक समझती है। और एक्सचेंज स्टूडेंट, कान खोलकर सुन लो। हाले ने कदरे तलमलाकर दाखिलत की। इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम दीन नहीं है, ये सब घरेलू औरतों के अफसाने हैं। यहाँ कोई भारतीय स्मगलर नहीं है। दोनों तुर्क लड़कियाँ अपने ताइस बात ख़त्म करके अब स्वीट डिश की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। खतीजा भी इनकी बातों पे मुतमईन होकर शक्करपारे खाने लगी थी, मगर हया के हल्क में बहुत मीठे से शक्करपारे कहीं अटक से गए थे। अबू ज़हबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस हबशी के मुंह से पाशा का नाम सुना था। वो निहायत मल सा अपनी बीवी से अरबी में बात कर रहा था, अपने बेटे के इलाज का जिक्र, मगर हो सकता है कि वो किसी और पाशा के काम का जिक्र कर रहा हो और वाकई के अफसानों पाशा का कोई वजूद ना हो। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।